कक्षा 12 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में इसके पहले हम लोग भाग 1 में भारतीय समाज का परिचय और भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। अब भाग 2 से पहला पाठ संरचनात्मक परिवर्तन, पाठ का नाम है संरचनात्मक परिवर्तन। इसके अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे उपनिवेशवाद। इसके बारे में हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 में भी इसके विषय में चर्चाएं हो चुकी हैं। फिर देखेंगे उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकसित या संपन्न देश किसी अन्य अविकसित या गरीब देश की व्यापारिक गतिविधियों को अपने हित में प्रयोग करने हेतु वहां अपना उद्योग और व्यापार स्थापित करता है। तो इस तरह से देखेंगे, इस तरह की जब व्यवस्था होती है तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ऐसे देखेंगे जब कोई समृद्धशील या कोई ताकतवर राष्ट्र जब दूसरे राष्ट्र पर अपना अधिकार करके वहाँ पर अपना शासन चलाता है तो उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके आगे देखेंगे उपनिवेशवाद के कारण को आर्थिक क्षेत्र में या आर्थिक संरचना में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसको हम लोग क्रम से देखते जाएंगे। देखेंगे आर्थिक संरचना में परिवर्तन। भारत में इंग्लैंड के औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था। भारत की अर्थव्यवस्था में अनेक परिवर्तन लाने के प्रयत्न किए गए जो निम्न है। तो इस तरह से देखेंगे जो इंग्लैंड हमारे देश पर, हमारे भारत देश में देखेंगे वह इंग्लैंड का या ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था, वो माने उनका शासन था। और वह अपने शासन के समय काल में देखेंगे आर्थिक संरचना में क्या क्या परिवर्तन लाने का प्रयास किए, उसको हम लोग क्रम से देखेंगे। पहला देखेंगे इसमें इंग्लैंड का समाज पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ सभी ऐसे कार्य किए गए जिससे भारत में पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिल सके। ये सबसे पहले इंग्लैंड जो ब्रिटिश शासक थे वह सबसे पहले यह प्रयास किए, क्योंकि उनकी जो भी व्यवस्था थी इंग्लैंड में पूंजीवादी व्यवस्था थी, वह भारत में आकर वह यहाँ भी उसी पूंजीवाद को प्रोत्साहन देने का प्रयास किए जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत या दृढ़ हो सके। अगला देखेंगे हम लोग, अगला इंग्लैंड की सरकार का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड के उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत में अधिक से अधिक खपत करना था, जिसके फलस्वरूप भारत के परंपरागत उद्योग लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस तरह से देखेंगे दूसरा जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने का वह प्रयास किए कि वह जो भी इंग्लैंड में जो भी वस्तुओं का या पदार्थों का जो भी चीज़ों का उद्योग के माध्यम से निर्माण किया जाता था उसको वह भारत में लाकर खपत करते थे। और देखेंगे ज़्यादातर वह सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कार्य, जिससे वहाँ से हमारे देश से वह कच्चा माल ले जाकर वहाँ से तैयार करके उसको ही हमारे देश में बेचते थे। अंतर देखेंगे वहाँ की ऐसा स्थिति था, वह मशीनों के द्वारा तैयार किया जाता था जिससे उसमें लागत कम होने के कारण कम कीमत में ही बेचते थे। और इसी की वजह से हमारे देश के जो उद्योग धंधे थे, हथकरघा उद्योग था, वह उसमें लागत अधिक लगने के कारण वह कीमत उसकी अधिक होती थी, जिससे अंततः ऐसी स्थिति आई कि यहाँ के जो उद्योग धंधे थे, हथकरघा उद्योग वह पूरी रूप से नष्ट हो गया। तो यह दूसरा प्रयास था उनका कि जिस तरह से वह अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यहाँ पर इस तरह से किए। अगला देखेंगे हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लगान वसूलने के लिए
औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदारी व्यवस्था आरंभ की गई, जिससे उन्हें जमींदारों के यहाँ बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने के लिए विवश होना पड़ा था। तो इस तरह से देखेंगे तीसरी जो आर्थिक संरचना में परिवर्तन करने के लिए वह ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयास किया गया कि यहाँ पर देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से लगान वसूल करने के लिए यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ किए और वह जमींदारों को पूर्ण स्वतंत्रता दिए थे। उनको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त था, वह जैसे चाहे तैसे जिस तरीके से वह लगान वसूल कर सकते थे। तो इस अधिकार मिलने के कारण वह ग्रामीण क्षेत्र में तरह तरह के लोगों पर उत्पीड़न करते थे और वह मजबूर करते थे। अंततः ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को वह बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने के लिए विवश कर देते थे। बंधुआ मजदूर जानेंगे, बंधुआ मजदूर क्या होते हैं? बंधुआ मजदूर वह होते हैं जैसे मान लीजिए आपके पिता ने किसी से कर्ज लिया और वह कर्ज चुकाने के पहले ही क्या हुआ, किसी तरह से उनका मृत्यु हो गया, तो उसकी भरपाई करने के लिए वह जिससे कर्ज लिए थे वह आपको क्या करेगा, विवश करता है उस कर्ज को चुकाने के लिए। तो आप विवश होकर उसके यहाँ जाकर काम करते हैं तो उसी को बंधुआ मजदूर कहा जाता है। तो इस तरह की व्यवस्था भी ब्रिटिश शासन ने लागू किया। और अगली जो आर्थिक संरचना में देखेंगे, अगला जो परिवर्तन हुआ या संरचना में परिवर्तन देखने का, ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार देश के कुछ हिस्सों में खेती को व्यावसायिक रूप देना आरंभ किया। यहाँ चाय, कपास, पटसन, तिलहन की खेती आरंभ की गई। तो इस तरह से देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए यहाँ पर व्यावसायिक खेती शुरू की, जिसमें सबसे पहले देखेंगे वह चाय की खेती, कपास की खेती, पटसन, तिलहन, इन खेतियों पर वह विशेष ध्यान दिए कि जिसको बहुत लंबे व्यवसाय माने व्यवसाय की दृष्टि से जो खेती की जाती है उसे हम व्यावसायिक खेती कहते हैं। तो इस खेती पर भी ब्रिटिश शासन ने ज़्यादा अपना जोर दिया। इस तरह से हम लोग देख लिए कि आर्थिक संरचना में परिवर्तन करने के लिए ये सभी विभिन्न प्रकार के उपाय या इस तरह से परिवर्तन ब्रिटिश सरकार ने किया, जिसका कोई लाभ भारतीय समाज को नहीं मिल सका। तो इस तरह से हम लोग देख लिए आर्थिक संरचना में परिवर्तन करने के लिए ब्रिटिश शासन ने क्या क्या आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन किए। अगला हम लोग देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। अगला देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। उपनिवेशवादी शासन में अनेक ऐसे प्रयत्न किए गए जिससे यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। इस दशा से पैदा होने वाले कुछ परिवर्तन उल्लेखनीय है। तो इस तरह देखेंगे वो सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन ब्रिटिश शासकों ने किया, उसको हम लोग पहला देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपना उपनिवेश बनाए रखने के लिए यहाँ एक समान दंड संहिता लागू की गई तथा इसे प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को नया रूप दिया गया। क्योंकि सबसे पहले जो यहाँ पर ब्रिटिश शासक या सरकार ने सबसे पहले दंड संहिता यानी एक दंड कानून बनाया गया कि जो कोई अपराध करता था उसके द्वारा उस दंड संहिता में विधि में यह उल्लेख किया गया था, तो उसको उस कार्य के लिए अगर वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के विपरीत होता था तो उसे दंड दिया जाता था। इस तरह से सबसे देखेंगे वह वन नीति बनाए। वन नीति में कि कोई जो आदिवासी होते थे वह वनों पर ही निर्भर होते थे, तो उनको वनों में जाने से रोका गया और उनको जैसे अपने पशुओं को अनियमित चराने पर भी रोक लगाई गई।
तो इस तरह से ये सब कुछ नियम बनाए गए जिसके तहत अगर वह उन नियमों का वह उल्लंघन करते थे तो उनको दंडित किया जाता था। दूसरा देखेंगे उपनिवेशवाद। दूसरा देखेंगे उपनिवेशवाद के समय भारत में आवागमन के साधनों का विस्तार हुआ जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे से संपर्क में आने का अवसर मिलने से सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों में वृद्धि होने लगी। तो इस देखेंगे उपनिवेशवाद के समय भारत में आने जाने की व्यवस्थाएं, माने सड़क की व्यवस्था, रेल की व्यवस्था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा की गई, जिससे लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र आने जाने लगे, जिससे वहाँ के लोगों से की संस्कृति सभ्यता से वह परिचित हुए। तो इस तरह से इसके माध्यम से भी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिले। अगला हम लोग देखेंगे जो परिवर्तन हुआ, सड़क और रेल यातायात का विस्तार होने से गांव के लोगों को नगरों की ओर पढ़ने का सुविधा प्राप्त हो गई। इसके फलस्वरूप भारत में नगरीकरण प्रक्रिया आरंभ हो गई। तो इस तरह से देखेंगे आवागमन के सुविधाओं में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह व्यवस्था की, यातायात का विस्तार किया, इससे जो गांव के लोग थे वह नगरों से जुड़ने लगे और इसके फलस्वरूप जो नगरीकरण की प्रक्रिया वह आरंभ हो गई। नगरीकरण किसे कहते हैं? यानी नगरीकरण देखेंगे उसे कहते हैं जब ग्रामीण क्षेत्र नगरों में बदलने लगे। जब वह ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में बदलने लगता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नगरीकरण। तो इस तरह से देखेंगे यह सांस्कृतिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह की उपायों को या व्यवस्थाओं को लागू किया, जिससे कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिले। अगला हम लोग देखेंगे, अगला जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई मिशनरियों को देश के पिछड़े हिस्सों में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करने की सुविधा दी गई। इस दशा ने भी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। तो इस तरह से देखेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे ईसाई धर्म के वह मानने वाले लोग थे, तो वह अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह मिशनरियों के माने उससे संबंधित संस्थाओं का निर्माण किए और जिसका यहाँ के सामाजिक जीवन पर भी और सांस्कृतिक जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से हम लोग आर्थिक संरचना में परिवर्तन देख लिए और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन देख लिए। आगे हम लोग उपनिवेशवाद के कारण आर्थिक संरचना में परिवर्तन और सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन देख लिए। अब देखेंगे हम लोग कि उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर प्रभाव, यानी उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें देखेंगे उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर निम्न प्रभाव पड़ा जो इस प्रकार है। पहला देखेंगे भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। सबसे पहले जो प्रभाव भारत में पड़ा वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। दूसरा देखेंगे हम लोग वन क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध, वन क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध। इस तरह से दूसरा देखेंगे जो वन क्षेत्रों में आदिवासियों का, चरवाहों का वहाँ उनका स्वामित्व था, तो इन क्षेत्रों में उनका उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो दंड संहिता नियम लागू किया गया उसके आधार पर उनका उनमें जाना या प्रवेश वर्जित कर दिया गया। तो यह देखेंगे दूसरा प्रभाव पड़ा। अगला देखेंगे उपनिवेशवाद के दौरान लोगों के आवागमन में वृद्धि हुई। तो देखेंगे उपनिवेशवाद ब्रिटिश शासक आने पर वह आने जाने की व्यवस्था, सड़क निर्माण, रेल निर्माण, इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए, जिससे कि लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आने जाने के क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली। अगला देखेंगे उपनिवेशवाद के दौरान राष्ट्रीयता और उपनिवेशवाद विरोधी चेतना का जन्म हुआ। तो इस तरह देखेंगे इसका एक यह भी प्रभाव पड़ा, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, क्योंकि इतना ज़्यादा
वह उत्पीड़ित कर दिए, जिसके वजह से सभी देशवासी अपने राष्ट्र के प्रति उनका माने जो उपनिवेशवाद था उसके विरोध में आंदोलन करने की प्रेरणा उनके अंदर जागृत हो गई। अगला देखेंगे, पूंजीवाद के फलस्वरूप नए बाजारों का आविर्भाव। माने देखेंगे पूंजीवाद के फलस्वरूप नए नए बाजारों का भी निर्माण हुआ। तो इसे देखेंगे निर्माण हुआ।